हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी चैनल। आज की वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य में किस तरीके का उनका प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था और उनका समाज यानी कि सोसाइटी किस तरीके का था, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने मुग़ल साम्राज्य से जुड़े और वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हिस्ट्री से जुड़े इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रशासन में सबसे पहले हम लोग केंद्रीय प्रशासन को देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो बादशाह या फिर इसे सम्राट भी कहा जाता था, वो होता था। अगर हम लोग बादशाह या सम्राट के बारे में बात करें तो उसका जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, यानी कि उस टाइम जो राजतंत्र देखने को मिलता था हमें वो वंशानुगत होता था, यानी कि राजा जो चुने जाते थे वो एक ही वंश के होते थे। वंशानुगत व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी। इसके अलावा उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे जो राजा है उसका सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा उसके बाद या उसका उत्तराधिकारी होगा, या फिर ऐसा भी नहीं था कि कोई प्रतियोगिता कराई जाती हो जिसके आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होता था। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं था। जो भी पावर में आ जाता, चाहे युद्ध के तरीके से या धोखाधड़ी करके किसी भी तरीके से, तो वो ही शासक बन जाता था। और इस वजह से बाद में हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी, जिस वजह से मुग़ल साम्राज्य का जो है पतन हमें देखने को मिला था। तो ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है उनके पतन के लिए कि वहाँ पर उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। इसके अलावा बादशाह जो ये होता था उसे सर्वे सर्वा माना जाता था, यानी कि सबसे बड़ा या फिर जो सर्वोच्च हम कह सकते हैं उनके राज्य में या फिर मुग़ल साम्राज्य में वो बादशाह या फिर सम्राट को ही माना जाता था। तो ये हमें केंद्रीय स्तर पर कुछ इस तरीके का प्रशासन देखने को मिलता था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें विभिन्न मंत्री कौन कौन से होते थे केंद्रीय स्तर पर, एक तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि बादशाह होता था सबसे प्रमुख। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर और कौन कौन से मंत्री होते थे, तो वकील होता था। इसके अलावा दीवान होता था जो वित्तीय मामलों को देखता था, और जो प्रमुख दीवान हम अगर कहें तो वो टोडरमल हमें देखने को मिलते हैं। वकील कानून व्यवस्था को संभालता था, दीवान वित्तीय व्यवस्था को संभालता था। इसके अलावा मीर बख्शी होता था जो मुख्य सेनापति होता था, यानी कि मुख्य सेनापति को ये लोग मीर बख्शी कहते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें धार्मिक विभाग कौन कौन से हुआ करते थे, तो कुछ धार्मिक विभागों के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे सद्र, काजी, मुहत्सिब, मीर अदल इत्यादि धार्मिक विभागों के हमें नाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कारखाना का प्रमुख जो होता था उसे मीर समा कहा जाता था। इसके अलावा नौसेना का प्रमुख जो होता था उसे मोर बदल कहा जाता था। इसके अलावा शहरों में यानी कि जो सिटीज़ वहाँ पर जो नए नए नगर बनाए जा रहे थे उनमें कानून व्यवस्था को संभालने वाला जो होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। तो कुछ इस तरीके के प्रमुख मंत्री केंद्रीय स्तर पर हुआ करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रांतीय स्तर पर। प्रांत के लिए यहाँ पर सूबा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो प्रांत को जो संभालने वाला होता था या फिर जो प्रांत प्रमुख होता था उसे सूबेदार या फिर नाजिम कहा जाता था। इसके अलावा वहाँ पर भी हमें वित्तीय व्यवस्था को संभालने के लिए दीवान देखने को मिलता था। इसके अलावा बख्शी भी होता था, जो मैंने अभी इस वाली स्लाइड में दिखाया। यहाँ पर मीर बख्शी होता था जो मुख्य सेनापति होता था, और प्रांतीय स्तर पर मुख्य सेनापति को सिर्फ बख्शी कहा जाता था। तो प्रांत पर कुछ इसी तरीके के अधिकारी हमें देखने को मिलते थे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें जिला प्रशासन के बारे में, जिला के लिए ये लोग सरकार शब्द का प्रयोग करते थे। प्रांत के लिए ये लोग सूबा शब्द का प्रयोग करते थे। प्रांत या फिर हम प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो इन्हें राज्य कहा जाता है, वो ही प्रांत भी कहे जाते थे। तो मुग़ल साम्राज्य में प्रांत या फिर राज्य को सूबा कहा जाता था, और जो जिला या फिर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको वो लोग सरकार कहते थे। तो ज़िले में कानून व्यवस्था को देखने वाला फौजदार होता था।
इसके अलावा अमल गुजार या फिर आमिल होता था जो राजस्व व्यवस्था को संभालता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में भू राजस्व को वसूल करने का काम जो होता था वो अमल गुजार करता था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें परगना, यानी कि जिन्हें ये लोग सिख कहते थे, तो परगना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो परगना में कानून व्यवस्था को संभालने वाले को सिकदार कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें आमिल देखने को मिलता है, जैसा हमने यहाँ पर आमिल के बारे में बात की थी, आमिल या अमल गुजार जो राजस्व को वसूल करने का काम करता था, तो वो हमें परगना में भी देखने को मिलता था। इसके अलावा परगना में हमें बड़े जमींदार देखने को मिलते थे जिन्हें चौधरी कहा जाता था। जमींदार क्या हैं ये अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो जो बड़े ज़मींदार हुआ करते थे उन्हें चौधरी कहा जाता था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें ग्रामीण स्तर पर, यानी कि बिल्कुल गांव जो होता था वो किसी भी राज्य की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो गांव में अगर हम लोग बात करें वहाँ पर जो ज़मींदार होते थे, यानी कि जो छोटे ज़मींदार होते थे, उन्हें खुद या मुकद्दम कहा जाता था। इसके अलावा जो लिपिक होता था उसे पटवारी कहा जाता था। पटवारी जो शब्द है वो आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी सुना होगा। तो मुग़ल साम्राज्य से कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी जैसे कि तैसे ही यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें से एक शब्द पटवारी भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मनसबदार के बारे में या फिर मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। तो मनसब के अगर हम लोग वर्ड जो है मनसब, इसके बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता था पद या फिर सरकारी पद, यानी कि कोई भी सरकारी पद उसे मनसब कहा जाता था। और मनसबदार पद धारण करने वाले को कहते थे, यानी कि मनसब जो है वो एक पद होता था, एक पोस्ट होती थी, और उस पोस्ट पे जो भी पर्सन बैठेगा उसे मनसबदार कहा जाता था। और ये जो व्यवस्था होती थी उसे मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। हम लोग अगर बात करें मनसबदार के पदों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता था, तो वो अंकों के आधार पर किया जाता था। जैसे 10, 20, 5000 इत्यादि उनको अंक दिए जाते थे कि जैसे ये मनसब है, ये 10वें नंबर का मनसब है, ये 20वें नंबर का। इस तरीके से जो है मनसबों को जो है उनको पद का निर्धारण किया जाता था। हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के टाइम पे हुई थी, यानी कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। मनसबदारी व्यवस्था को आप लोग दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर इक्ता व्यवस्था और इसके अलावा इक्ता और इक्तेदार देखने को मिलता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था, मनसब और मनसबदार देखने को मिलता है। तो जब अकबर ने ये व्यवस्था शुरू की थी तो प्रारंभ में हमें जात नामक एक अंक दिए जाने की व्यवस्था देखने को मिलती थी, यानी कि उस टाइम ये जो मनसब होते थे उन्हें सिर्फ एक अंक दिया जाता था जिसे जात कहा जाता था। उसके बाद फिर आगे चलकर जात और सवार 2 अंक दिए जाने लगे। यहाँ पर जात जो शब्द है इसका मतलब होता था वेतन का निर्धारण, और सवार से मतलब होता था सैनिक दायित्व का, यानी कि ऐसा इनका जो है वो कहना था कि प्रारंभ में जब ये व्यवस्था बनाई गई थी उस टाइम जो मनसबदार होते थे उन्हें 1 अंक दिया जाता था जिसे जात कहते थे, जो उनके वेतन का निर्धारण करता था। बाद में फिर उन्हें सैनिक भी दिए जाने लगे। पहले सिर्फ वेतन दिया जाता था जिसे सिर्फ जात कहते थे, बाद में जात और सवार यानी कि वेतन के साथ अब सैनिक भी दिए जाने लगे थे, यानी कि अब 2 अंक की व्यवस्था हो गई थी, तो इसे जात और सवार की व्यवस्था कहते थे। अकबर ने दाग और चेहरा का नियम भी लागू किया था। दाग और चेहरा का नियम बेसिकली ये था कि जो घोड़े हुआ करते थे उन पर दाग बनाया जाता था जिससे उनकी पहचान होती थी, और चेहरा का मतलब है जो सिपाही होते थे उनके चेहरे का विवरण करना होता था। तो इस तरीके का कुछ नियम बनाया गया था, इसे दाग और चेहरे का नियम कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मनसबदारों के पद के बारे में, तो इनका पद वंशानुगत नहीं होता था, इनका केवल एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण किया जाता था। इसके अलावा इनका प्रमोशन भी किया जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता था। उनकी नियुक्ति बादशाह यानी कि सम्राट के द्वारा ही की जाती थी, और सम्राट की मर्जी से ही वो किसी भी पद पर बने रह सकते थे, और अगर सम्राट चाहे तो उनका स्थानांतरण किसी दूसरी जगह भी कर सकता था।
अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, उच्च वर्गीय मनसबदार जो होते थे उनको जागीर या फिर राजस्व के रूप में वेतन दिया जाता था। जागीर बेसिकली जो है उसका मतलब होता है एक ज़मीन का टुकड़ा। तो जो उच्च वर्गीय मनसबदार होते थे उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था जिसे जागीर कहा जाता था, या फिर राजस्व के रूप में वेतन दिया जाता था। यानी कि इन्हें जो वेतन दिया जाता था वो या तो ज़मीन या फिर जिसे जागीर कहते हैं उसके रूप में या फिर राजस्व के रूप में दिया जाता था। जागीर जो है वो भी वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार जागीर दे दी वो हमेशा के लिए उसके पास ही रहेगी। जागीर देने की जो व्यवस्था थी इसे जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जागीरदारी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो भी वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, कि यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार जिसे जागीर दे दी है हमेशा के लिए वो उसी की रहेगी। मनसबदारी या फिर जागीरदारी मनसबदारों या जागीरदारों का भी स्थानांतरण किया जा सकता था। यानी कि अभी हमने मनसबदारों के बारे में तो बात कर ही ली कि उनका पद वंशानुगत नहीं होता था, उनको सम्राट जो है वो अपनी मर्जी से कहीं भी उनका स्थानांतरण कर सकता था, उनका प्रमोशन कर सकता था। तो इसी तरीके से जो जागीर हुआ करते थे, यानी कि वो मनसबदार जिन्हें जागीर दे दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहा जाता था। और जागीर का मैंने बता ही दिया एक भूमि का टुकड़ा, यानी कि वो मनसबदार जिन्हें वेतन के रूप में एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था वो बाद में जागीरदार कहलाने लगते थे। तो बाद में फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जागीरदार भी जो हुआ करते थे उनका भी पद वंशानुगत नहीं होता था, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता था और जो जागीर उन्हें दी गई है उन पर भी उनका वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मनसबदारों को प्रशासनिक सेवा के बदले जो जागीर दी जाती थी उसे वेतन या तनख्वाह जागीर भी कहते हैं। यानी कि वो मनसबदार जो प्रशासनिक सेवा वाले काम करते थे उनको भी एक जागीर दी जाती थी, उसे एक अलग से नाम दे दिया है जिसे वेतन या तनख्वाह जागीर कहते हैं। तो इस तरीके से जागीर की भी हमें कुछ सब कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, यानी कि अलग अलग नाम रख दिए हैं। जैसे कि वो जागीर जो उन मनसबदारों को दी जा रही है जो प्रशासनिक व्यवस्था का काम करते थे तो उसे वेतन या तनख्वाह जागीर का नाम दे दिया गया है। इसी तरीके से और भी तरीके की हमें जागीरें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो राजपूत शासक हुआ करते थे उनको जो राजपूत शासक हुआ करते थे वो अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो उनको भी एक जागीर प्रदान कर दी जाती थी जिसे वतन जागीर कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता था कि जो राजपूत शासक हैं वो अब मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन जो मुगल शासक हैं वो उनके राज्य पर पूर्णतः अधिकार नहीं करेंगे, उन्हें स्वतंत्र शासन करने देंगे। इसके अलावा भू राजस्व में भी उनका अधिकार होगा। तो इस तरीके की जो जागीर उन्हें दी जाती थी उसे वतन जागीर कहा जाता था। इसके अलावा इनको जो जागीर दी जाती थी उस पर इनका वंशानुगत अधिकार भी होता था, यानी कि जो राजपूत शासक हैं उन्हें मुगल शासकों ने कुछ स्पेशल तरीके की जागीर दी थी जिन पर उनका वंशानुगत अधिकार भी होता था। तो इस तरीके की जागीर को वतन जागीर कहा जाता था। तो बेसिकली वतन जागीर क्या है, राजपूत शासकों को मुगल शासकों के द्वारा दी जाने वाली जो जागीर होती थी उसे वतन जागीर कहा गया है। वेतन या तनख्वाह जागीर क्या होती थी, वो उन मनसबदारों को दी जाती थी जो प्रशासनिक सेवा का काम करते थे, तो उसे वेतन या तनख्वाह जागीर कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जागीरदारी व्यवस्था आय और व्यय के एक नाजुक संतुलन पर टिकी हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था हो वो आय और व्यय के एक नाजुक संतुलन पर ही टिकी रहती है, यानी कि दोनों को उसको मेंटेन करना होता है। सारी चीज़ों को कितना खर्चा हो रहा है, कितनी उनसे आय यानी कि इनकम जो है वो कमाई जा रही है, तो इस तरीके का एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, तभी कोई भी व्यवस्था कंटिन्यू रह पाती हैं। तो इसी तरीके की जागीरदारी व्यवस्था भी थी। अकबर के समय हम देखते हैं कि बहुत सारे तरीके की हमें दरार देखने को मिलती है जागीरदारी व्यवस्था में, क्योंकि अब आप देख ही सकते हैं
जागीर जो है उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। कहीं पर उसको वतन जागीर कह दिया है, जिन्हें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ दी जा रही हैं, जैसे कि उन्हें वंशानुगत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि और जो जागीर थी उनमें किसी को वंशानुगत अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके से जो जागीरदार हुआ करते थे या जो मनसबदार हुआ करते थे, उनके बीच में आपस में मतभेद पैदा होने लगे थे, उनके बीच में तनाव पैदा होने लगा था। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत उनके बीच में दरार के संकेत हमें मिलते हैं। जहांगीर और शाहजहां के समय भी हमें कुछ सुधार होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के समय ये जो संकट है वो दोबारा से और ज़्यादा गहरा जाता है और फिर ये पतन का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जागीरदारी व्यवस्था का जो संकट था वो मुग़ल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि अलग अलग तरीके की जो जागीरें थीं और उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जाती थी। तो इस वजह से जो जागीरदार हुआ करते थे उनके बीच में मतभेद पैदा होने लगे थे, उनके बीच में दरार पैदा होने लगी थी। हालांकि बाद में जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी था, लेकिन औरंगजेब और उसके बाद के टाइम पर हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो और ज़्यादा संकट में चली जा रही थी और ये मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज़मींदार के बारे में। तो ये हमने मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बात कर ली। अब हम लोग थोड़ा इस टाइम की ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइम अगर हम लोग ज़मींदार के बारे में बात करें तो स्थानीय भूपति जिनका भूमि पर वंशानुगत व मालिकाना हक होता था, उनके लिए मध्यकालीन साहित्य में ज़मींदार शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं ज़मींदार वो हुआ करते थे जिनका भूमि पर वंशानुगत और मालिकाना हक होता था। यानी कि पूरे तरीके से वो भूमि उनको एक बार मिल गई है तो वो हमेशा के लिए उनका उन पर अधिकार हो जाता था। तो उनके लिए ज़मींदार शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत में हमें 3 तरीके के जागीरदारों के बारे में उल्लेख देखने को मिल जाता है। ये कौन कौन से थे? तो पहले जो होते थे उन्हें अपेक्षाकृत बड़े ज़मींदार या फिर स्वायत्त शासक कहा जाता था। दूसरे वालों को मध्यस्थ ज़मींदार या बड़े भूभाग के स्वामी कहा जाता था। ये जो हुआ करते थे मध्यस्थ ज़मींदार जो हुआ करते थे वो श्रमिकों की सहायता से कृषि करते थे। यानी कि उनको जो ज़मीन दी गई है उस पर वो श्रमिक लगाया करते थे, यानी कि मजदूर लगाया करते थे, उससे वो कृषि करते थे तथा किसानों से भू राजस्व वसूल कर सरकारी कर्मचारियों को देते थे। इनमें कौन कौन से प्रमुख थे? यानी कि मध्यस्थ जमींदार के भी कुछ उपनाम थे, जैसे कि खुद, मुकद्दम और चौधरी। जैसा कि मैंने अभी बताया, चौधरी जो थोड़े बड़े ज़मींदार यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं मीडियम वाले जो ज़मींदार हुआ करते थे उनके लिए ही चौधरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और सबसे छोटे जो ज़मींदार हुआ करते थे वो श्रमिकों की सहायता से खेती करते थे, यानी कि ये भी मज़दूरों की सहायता से खेती करते थे, लेकिन इनके पास ज़्यादा बड़ी भूमि नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से 3 तरीके के ज़मींदार हमें देखने को मिलते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा बड़े ज़मींदार हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, दूसरे जिनके पास कम भूमि हुआ करती थी अपेक्षाकृत बड़े ज़मींदारों के कंपेयर में, तो उन्हें मध्यस्थ ज़मींदार कहा गया है। और जिनके पास उनसे भी कम ज़मीन हुआ करती थी उन्हें छोटे ज़मींदार कहा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। ये अभी तक जो हमने बात की वो प्रशासन के बारे में पूरी डिटेल में बात कर ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस टाइम की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, जब भी मैंने किसी भी टाइम की अर्थव्यवस्था कराई है तो उस टाइम मैंने आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट बताए हैं। तो वो हमेशा किसी भी टाइम की अर्थव्यवस्था पढ़ें, चाहे हम प्रेजेंट टाइम की भी क्यों ना पढ़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हमें हमेशा ध्यान देना होता है अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के लिए। जैसे कि कृषि हो गया, व्यापार है, उद्योग या फिर शिल्प हैं, सिक्के हैं यानी कि मनी है। तो कुछ इस तरीके के फैक्टर होते हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी रहता है जब भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम भी हम लोग सबसे पहले कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें
हमें कलमी तकनीक का प्रचलन देखने को मिलता है। कलमी की जगह हम इसे कलम लगाना तकनीक भी कह सकते हैं। आपने बहुत सी ऐसी फसलें देखी होंगी या बहुत से ऐसे पेड़ पौधे या फूल देखे होंगे जिन पर कलम लगा के खेती की जाती है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे याद है वो है गुलाब की कलम लगाना। तो इस तरीके के जो प्रचलन है उसका शुरुआत भी हमें मुग़ल काल में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ नई है कुछ नई कृषि उत्पादों का प्रचलन भी देखने को मिलता है, जैसे आलू, टमाटर, मक्का, मटर। इस तरीके की जो फसलें हैं वो भी उनकी शुरुआत होती हुई हमें मुग़ल काल में ही देखने को मिलती हैं। यानी कि इसके पहले ये वाली जो फसलें हैं वो इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन इस टाइम के बाद और प्रेजेंट टाइम तक हम लोग देख सकते हैं ये वाली फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित फसलें मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अधिकांशतः जो फसलें हैं वो पुर्तगालियों से भारत लाई गई हैं। यानी कि इस टाइम पर जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे विदेशी व्यापारी या फिर अंग्रेज हम कह सकते हैं उनका भारत में आगमन होने लगा था। तो पुर्तगाली जो हैं वो भी मुग़ल काल के टाइम पर भारत में आने लगे थे। तो वहीं से ये जो बहुत सारी फसलें हम लोग देख रहे हैं नए नए तरीके की, यानी कि आलू, टमाटर, मक्का, मटर, ये हमारे देश की फसलें नहीं हैं, ये विदेशों से भारत में लाई गई हैं। तो इनका जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ फसलें हैं जैसे कि अनानास, पपीता, चेरी जैसे फल जो हैं इनका भी प्रचलन होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, शाहजहाँ जो है उसने कृषि के लिए एक सिंचाई हम कह सकते हैं सिंचाई सुविधा के लिए एक नहर का भी निर्माण करवाया था। ये यहाँ पर नहर है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। शाहजहाँ ने सिंचाई व्यवस्था के लिए एक नहर का भी निर्माण करवाया था। तो ये हम लोगों ने कृषि के बारे में बात कर ली। अब हम लोग शिल्प के बारे में बात कर लेते हैं। शिल्प के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सैन्य तकनीक के क्षेत्र में तोप और बंदूक जैसी जो सैन्य तकनीकें हमें देखने को मिलती हैं उनका भी प्रचलन मुग़ल काल में होने लगा था। इसके अलावा पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रचलन देखने को मिलता है। यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी शुरुआत हमें मुग़ल काल में ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि अंग्रेज इस टाइम तक भारत में आ गए थे, उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली थी। बहुत से जो अंग्रेज हैं उनका मुग़ल जो शासक हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध देखने को मिलते थे, लेकिन जब तक मुग़ल शासक जो हैं वो शक्तिशाली रहते हैं तब तक अंग्रेज से व्यापार करते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। पर जैसे ही औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक जो हैं वो अयोग्य होने लगे, उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद की सिचुएशन के बारे में हम लोग जब मॉडर्न इंडिया करेंगे तब बात करेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका भी प्रचलन मुग़ल काल में शुरू हो गया था। इसके अलावा यूरोपीय संपर्क के कारण शीशे के दर्पण, इसके अलावा चश्मा इत्यादि का भी ज्ञान इन लोगों को देखने को मिल जाता है। यानी कि चश्मा जो है, इसके अलावा शीशा या फिर शीशे के जो दर्पण हैं, मिरर जो है, उनकी भी शुरुआत मुग़ल काल में हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, टॉमस रो, इन्होंने जहांगीर जो है उसको एक यांत्रिक घड़ी उपहार में दी थी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच वो जहांगीर को प्रेजेंट में दी थी टॉमस रो ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। तो पूर्ववर्ती काल की तुलना में आर्थिक और सामाजिक विकास देखने को मिलता है, यानी कि इस टाइम पर व्यापार थोड़ा अच्छा हुआ था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पश्चिमी तट पर बहुत सारे बंदरगाह भी विकसित हुए थे, जैसे कि लाहिरी बंदरगाह, खंबात, सूरत, दीव, इसके अलावा कालीकट इत्यादि जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनका विकास मुग़ल काल में होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा पूर्वी घाट पर भी कुछ बंदरगाह थे, जैसे कि सतगांव और मसूलीपट्टनम। ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जिनका विकास मुग़ल काल में हुआ था। इसके अलावा कुछ नए समुद्री मार्गों की भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब अंग्रेज़ व्यापारी भारत में आने लगे थे तो वो बार बार व्यापार करते थे, तो इसके लिए बहुत सारे नए नए मार्ग जो हैं उनकी भी खोज होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कैप ऑफ गुड होप के रास्ते यूरोप से प्रत्यक्ष व्यापार किया जाता था। इसके अलावा जो पुर्तगाली हैं उनके द्वारा ही चीन और जापान से भी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में मुग़ल शासकों को सफलता मिली थी।
तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था और नए नए राज्यों, नए नए क्षेत्रों से व्यापार किया जाने लगा था। तो इस तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग सिक्कों के बारे में बात करें तो शेरशाह कालीन सिक्कों का व्यापक प्रचलन देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो उसने भी कई सारे कार्य किए थे, तो उसने सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था। तो शेरशाह ने जो सिक्के चलवाए थे वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मुग़ल शासकों ने भी नए सिक्के जारी किए थे, जैसे अकबर ने सोने के सिक्के जारी किए थे जिन्हें अशरफी कहा जाता था। इसके अलावा उसने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे जिन्हें जलाली कहा जाता था। इसके अलावा ये जो सिक्के इसने जारी किए थे अशरफी और जलाली, इन पर हमें राम और सीता की आकृति बनी हुई दिखाई देती हैं। इससे अकबर का हिंदू धर्म के प्रति लगाव या फिर हम कह सकते हैं सम्मान भी देखने को मिलता है। इसके अलावा शाहजहाँ के समय आना नामक सिक्कों का भी प्रचलन दिखाई देता है। तो ये हम लोगों ने सिक्कों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोसाइटी के बारे में। तो इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सल्तनत काल की तरह ही हिंदू और मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर कुछ नए धर्म जैसे कि सिख, ईसाई, जैन इत्यादि का भी महत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मुग़ल शासक जो होते थे उनके वर्ग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें पहले की तुलना में ईरानियों, हिंदुओं और मुसलमानों का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा शहर और ग्रामीण अगर हम लोग दोनों ही एरियाज़ के बारे में बात करें तो इनमें एक बड़ी आबादी श्रमिकों, भूमिहीनों, किसानों, कारीगरों और दासों की होती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से समाज की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यानी कि एक तरफ तो बहुत अमीर वर्ग हमें देखने को मिलता है जिसे शासक वर्ग कहा जाता था। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें शहर या फिर गांव किसी भी लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी आबादी श्रमिकों की, गरीब किसानों की, कारीगरों की और दासों की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सल्तनत काल की तरह ही हिंदू और मुस्लिम समाजों में जातिगत भेदभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ पर हालांकि है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन जो हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे उनके कारण सामाजिक समानता पर बल दिखाई देता है। यानी कि अभी भी हमें बहुत सारे जातिगत भेदभाव तो देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति और सूफी आंदोलनों के प्रभाव के कारण कुछ सामाजिक समानता भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राजनीति में दासों का महत्व कम हो गया था। ये यहाँ पर दासों हैं, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। हम लोगों ने सल्तनत काल में बात की थी कि दासों को राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में बात की थी, वो पूरा हमें दासों का ही वंश देखने को मिलता था। लेकिन मुग़ल काल तक आते आते दासों का राजनीति में महत्व पूरे तरीके से ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा दासों की भूमिका महल और घरों दोनों में ही सेवक की तरह ही दिखाई पड़ती है। यानी कि अब दास जो होते थे वो चाहे हम लोग महल में उनको देखें या फिर घरों में देखें, वो अब सिर्फ सेवक बनकर रह जाते हैं। उनका अब किसी भी तरीके का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो वो हमें पूर्ववर्ती काल की तरह ही दिखाई देती है। यानी कि अभी भी जो कुरीतियाँ प्रचलित चली आ रही थी वो अभी भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह, जौहर प्रथा जो हमें राजपूतों में देखने को मिलती है। इसके अलावा विधवा विवाह की दयनीय दशा, इस तरीके से हमें बहुत सारी कुरीतियाँ जो हैं वो इस काल में भी प्रचलित दिखाई देती हैं। हालांकि इस दौर में राजनीति में एवं उच्च वर्ग की शिक्षित महिलाओं की भी जानकारी देखने को मिल जाती है। यानी कि एक तरफ अगर हम लोग बात करें तो वही सारी कुरीतियाँ समाज में देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं जो इन कुरीतियों से आगे बढ़कर उच्च पदों को उन्होंने प्राप्त किया था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, चांद बीवी, ताराबाई इत्यादि कुछ प्रमुख महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं जिनका राजनीति में और उच्च वर्ग की शिक्षित महिलाओं के रूप में इनका एक महत्वपूर्ण
हम कह सकते हैं योगदान माना जाता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इनके खान पान के बारे में, तो यहाँ पर हमें दोनों ही तरीके का शाकाहार और मांसाहार भोजन देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इनके पहनावे के बारे में बात करें तो ये लोग चूड़ीदार पजामा, सलवार, दुपट्टा, चौका इत्यादि का प्रचलन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग मनोरंजन के बारे में बात करें तो मनोरंजन के जो साधन हुआ करते थे वो पहलों की तरह ही थे, यानी कि पशुओं की लड़ाई, शतरंज, ताश इत्यादि मनोरंजन के प्रमुख साधन माने जाते हैं। ये साधन मैंने आप लोगों को वैदिक काल में भी कराए थे, यानी कि मनोरंजन के साधन जो थे वो एक आध तो चेंज हुए थे लेकिन बाकी के पहले की तरह ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हुमायूं के समय नौका विहार और मीना बाजार जो है इसकी भी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनके बारे में अगर हम लोग सोसाइटी के बारे में बात करें तो बात करना ज़रूरी रहता है। और मेरा हमेशा से यही पैटर्न रहा है, जब भी मैंने आपको किसी भी काल के बारे में बताया है, चाहे हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के बारे में बात की हो, चाहे हमने प्रशासन के बारे में बात की हो, या फिर चाहे हमने सोसाइटी के बारे में बात की हो, जो फैक्टर मैंने आज बताए हैं वही सारे फैक्टर के बेस पर मैंने आप लोगों को हमेशा करवाया है। अगर हम लोग थोड़ी और बात करें सोसाइटी के बारे में, मुग़ल काल में हमें हिंदू और मुस्लिम त्योहारों का धूमधाम से आयोजन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि दोनों ही संप्रदाय साथ में त्यौहार मनाते थे। इसके अलावा नौरोज़ की जो प्रथा है उसका भी इस टाइम पर भी हमें प्रचलन देखने को मिलता था। इसके अलावा मुग़ल शासकों के संरक्षण में फ़ारसी, उर्दू व हिंदी भाषाओं का विकास होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं जो मैंने आप लोगों को करवाया था, उर्दू का जो विकास है वो हमें सल्तनत काल में देखने को मिला था, और उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था उर्दू के पहले कवि कौन थे। तो उसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा कि उर्दू के पहले कवि कौन थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। उर्दू के विकास का जो योगदान है वो उन्हीं को जाता है और उन्हें ही उर्दू का पहला कवि कहा जाता है। तो उसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मुग़ल शासकों ने शिक्षा को भी संरक्षण प्रदान किया। जैसा कि मैंने बताया था, अकबर ने दोनों ही धर्मों के लोगों को, दोनों ही या फिर जितने भी धर्म संप्रदाय इस टाइम पर प्रचलित थे उनको एक साथ शिक्षा दिए जाने पर बल दिया था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल काल के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में डिटेल में बात कर ली है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया हो, पर प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।